माय नेम इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। और हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, और ग्रामर में हम क्या कर रहे हैं? सेंटेंसेस। सेंटेंसेस पे हमने देख लिया सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर अभी आपने उसे कवर नहीं किया है या आपने वो वीडियो नहीं चेक किया है, सो यू विल हैव टू गो बैक, वॉच दैट वीडियो, अंडरस्टैंड। कोई डाउट्स होते हैं पहले क्लियर करो एंड देन कम टू दिस वीडियो, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट वी डिड द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। जितने भी टाइप्स होते हैं, डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरोगेटिव। तो इन सेंटेंसेस को हमने समझा, फिर एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करा, लेकिन उस केस में मीनिंग चेंज हो गया था। जैसे अगर मैंने बोला आई एम अ टीचर, मुझे अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव में बोलना था तो मैंने कैसे कहा? आई एम नॉट अ टीचर। मीनिंग पूरा चेंज हो गया। एक में मैं बोल रही हूँ मैं टीचर हूँ, एक में मैं बोल रही हूँ मैं टीचर नहीं हूँ। अब हम क्या देखने वाले हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में अलग बात क्या है? आप चेंज कर रहे हो सेंटेंस को, डिक्लेरेटिव से चेंज कर दोगे लेट्स से एक्सक्लेमेटरी में, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा। अगर आप बोल रहे हो नेगेटिव में चेंज कर रहे हो लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो अब ये कैसे करना है हमको, वही हम देखते हैं। सो लेट्स बिगिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? वन टाइप ऑफ सेंटेंस कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर विदाउट चेंज इन मीनिंग। अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जैसे अगर बोला असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करो, तो इट इज वेरी सिंपल। आप नॉट यूज करोगे, डू नॉट, डिड नॉट, व्हाटएवर, एंड आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। बट इफ दे से कि ट्रांसफॉर्म करो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इन दैट केस वी आर गोइंग टू लुक हियर लाइक इनटू सम रूल्स। और इसमें काफ़ी सारा रूल्स है, मतलब थोड़ी सी खिचड़ी बनी हुई है, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, ठीक है? ओवरलोड मत होना, अभी से बता दे रही हूँ। ये मत करना कि अरे ये तो सब ऊपर से जा रहा है, नहीं जाएगा, सब रुक जाएगा यहाँ पे। लेकिन उसके लिए जितनी स्पीड में मैं समझा रही हूँ उतने ही तरीके से समझना, ठीक है? चलो, सबसे पहला होता है अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव मतलब एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? अब जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर पॉजिटिव सेंटेंसेस दैट स्टेट अ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इट्स अ फैक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस स्टेट दैट समथिंग इज फॉल्स। नेगेटिव मतलब इसमें आएगा सन डज नॉट सन डज नॉट सेट इन द वेस्ट, और सन डज नॉट राइज फ्रॉम द ईस्ट। तो ये हो गया एक नेगेटिव सेंटेंस। दे यूजुअली कंटेन द वर्ड नॉट, ऑब्वियसली नो, नेवर, नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है? अब आते हैं हमारे पास कुछ रूल्स। हम धीरे धीरे समझेंगे और हम बहुत अच्छे से समझेंगे। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, ठीक है? पहला, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस से हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, ऑलवेज आता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, उसको आप कर दोगे आई नेवर टेल अ लाई। मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। दोनों का मतलब एक ही है, वही काम करना है यहाँ पे। जैसे कि आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। आई विल नेवर फॉरगेट यू। मैंने यहाँ पे क्या किया? ऑलवेज की जगह मैंने यूज किया नेवर, और जो मेरा मेन वर्ब है उसको मैंने ऑपोजिट लिख दिया यहाँ पे। यही किया ना? आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, आई विल नेवर फॉरगेट यू। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, वो हमेशा प्रेजेंट होता है। ऑलवेज की जगह लिख दिया मैंने नेवर, और प्रेजेंट का अपोजिट होता है एब्सेंट। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, ही इज नेवर एब्सेंट, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला रूल था। अब जब भी आपके पास समटाइम्स होता है, समटाइम्स मतलब कभी कभी, तो अब कभी कभी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नॉट ऑलवेज। अब नॉट यूज करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही समटाइम्स स्मोक्स, वो कभी कभी स्मोक करता है। स्मोक मतलब सिगरेट पीता है, ठीक है? ही नॉट ऑलवेज स्मोक्स। अब इसमें हमें कुछ वर्ब को ऑपोजिट नहीं करना है। ही समटाइम्स स्मोक्स,
ही नॉट ऑलवेज स्मोक्स, बस समटाइम्स को हमने कर दिया नॉट ऑलवेज। समटाइम्स मतलब कभी कभी, नॉट ऑलवेज मतलब हमेशा नहीं, विच मीन्स कभी कभी, है ना। द रिच आर समटाइम्स हैप्पी, जो लोग पैसे वाले होते हैं, द रिच आर समटाइम्स हैप्पी, जो लोग पैसे वाले होते हैं वो कभी कभी खुश होते हैं। जो लोग पैसे वाले होते हैं वो हमेशा जो है खुश नहीं होते, मतलब कभी कभी होते हैं। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, समटाइम्स की जगह हमने क्या लिखा, नॉट ऑलवेज, ठीक है। आगे देखते हैं हम थर्ड। अगर आपका मस्ट आप यूज कर रहे हो कोई भी सेंटेंस में तो हम उसको बोल देंगे कैन नॉट बट या कैन नॉट हेल्प। जैसे कि एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। ही मस्ट बाय अ ग्रामर बुक, उसको एक ग्रामर की बुक खरीदनी ही चाहिए। मस्ट का मतलब क्या होता है, आप फोर्सफुली किसी को बता दो नहीं तुम्हें तो ये करना ही चाहिए, ठीक है। तो मस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा ही कैन नॉट बट बाय अ ग्रामर बुक, मतलब वो इसके बिना काम कर ही नहीं सकता। ही कैन नॉट बट बाय अ ग्रामर बुक। बट बाय अ ग्रामर बुक का मतलब होता है कि जैसे कि मुझे मान लो कि मुझे आइसक्रीम्स खाना नहीं है, सपोज मुझे आइसक्रीम्स नहीं खाना है, शी कैन नॉट बट ईट आइसक्रीम, sorry, she cannot eat ice cream, ठीक है, she cannot eat ice cream, she can eat anything but ice cream, मतलब वो कुछ भी खा सकती है पर आइसक्रीम नहीं खा सकती, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कैन नॉट यूज कर लिया। ही कैन नॉट बट बाय ग्रामर बुक, मतलब उसको तो ग्रामर बुक खरीदनी ही चाहिए। तो जब मस्ट आता है तो आप क्या यूज करोगे, कैन नॉट बट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी मस्ट लव वन अनदर, हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। वी कैन नॉट बट लव वन अनदर। तो अब ये जो है ना, ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा क्योंकि यूजुअली हम ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म नहीं करते, ठीक है। बट क्योंकि हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑलवेज विल चेंज टू नेवर, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, और अगर मस्ट आ रहा है किसी सेंटेंस में सो चेंज इट टू कैन नॉट बट। कैन नॉट बट, आई मस्ट talk to my mom, I cannot but talk to my mom, I must study hard, I cannot but study hard। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अगर लिखा है all तो उसको उल्टा कर दो no, मतलब all men are mortal। mortal मतलब कि सबके सब एक टाइम के बाद they have to die, मतलब अमर नहीं है, ठीक है। ऑल मैन आर नॉट मोर्टल, मतलब वो सब के सब मरेंगे ही किसी टाइम पे। इमोर्टल का मतलब होता है अमर। अब मुझे अमर को हिंदी में उल्टा क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ऑल मैन आर मोर्टल, नो मैन इज इमोर्टल, मतलब सभी के सभी एक दिन मरने वाले, कोई ऐसा नहीं है जो किसी दिन नहीं मरेगा। तो ये सेम मीनिंग आ जाता है। ऑल मस्ट डाई, मतलब सभी को मरना है। नो वन कैन एस्केप डेथ, कोई भी मौत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। बेसिकली आपको अगर ऑल आ रहा है आपके सेंटेंस में तो चेंज द सेंटेंस विद द वर्ड नो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, अगर फॉरएवर लिखा है तो उसको नेवर कर दो, ठीक है। आई विल लव यू फॉरएवर, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए प्यार करूंगा। तो अब इसका क्या हो जाएगा, आई विल नेवर स्टॉप लविंग यू, मतलब मैं तुम्हें कभी प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। मतलब अब आपको इस सेंटेंस को अपने हिसाब से समझ के चेंज करना रहता है। बट अगर ऑलवेज है तो उसको करना पड़ेगा नेवर। फॉरएवर है, सॉरी ऑलवेज नहीं, अगर फॉरएवर है तो नेवर करना रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज लेफ्ट द विलेज फॉरएवर, वो हमेशा के लिए विलेज छोड़ के जा चुका है। फॉरएवर का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए, ठीक है। वो हमेशा के लिए विलेज छोड़ के जा चुका है। He will never come to the village again, हमने क्या बोला, वो हमेशा के लिए जा चुका है, इसका मतलब क्या होता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वो हमेशा के लिए जा चुका है का मतलब क्या हुआ कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। He will never come to the village again। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, I have given up smoking forever, मैंने हमेशा के लिए सिगरेट छोड़ दी है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, I shall never smoke again, ठीक है। I shall never smoke again, understood। अब मैं अपने कैमरा भैया को बोलने वाली हूँ टू टर्न ऑफ द एसी, वरना मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
ओके अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में एवरी आ रहा है तो हम उसको नो से चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? एवरीवन लव्स फ्लावर्स, हर कोई फ्लावर्स को बहुत प्यार करता है, कोई फ्लावर को हेट नहीं करता। ऑपोजिट कर दिया हमने। कैसे किया? एवरीवन लव्स फ्लावर्स, नो वन हेट्स फ्लावर्स। एवरीवन लव्स फ्लावर्स, नो वन हेट्स फ्लावर्स। एवरीथिंग इज डर्टी, नथिंग इज क्लीन। ऑपोजिट यूज किया है हमने। देखो एवरीथिंग का हमने क्या किया? नथिंग, और डर्टी का हमने क्या कर दिया? क्लीन। ठीक है। एवरीथिंग इज हैप्पी, एवरीवन इज हैप्पी, नो वन इज सैड। एवरीवन इज इंटेलिजेंट, नो वन इज स्टूपिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर लिखा है अ फ्यू तो उसको चेंज कर दो नॉट मैनी। अ फ्यू मतलब थोड़ा, नॉट मैनी मतलब बहुत ज्यादा नहीं। जैसे कि आई हैव बॉट अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ बुक्स खरीदी हैं। आई हैव नॉट बॉट मैनी बुक्स, मैंने कुछ बुक्स खरीदी है, या मैं ये बोलूं मैंने बहुत सारी नहीं खरीदी, उसका दोनों का मतलब एक ही होगा। He ate a few mangoes. He did not eat many mangoes. तो उसने कुछ मैंगोज खाए, उसने बहुत सारे नहीं खाए। इसका मतलब, दोनों का मतलब सेम हुआ ना। He ate a few mangoes. He did not eat many mangoes. ओके, आगे बढ़ेंगे हम। A few, not many हो गया। Only, none but. अब ये अगेन उस टाइप का सेंटेंस है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करते, पर अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। ओनली गॉड कैन हेल्प अस। अब ओनली गॉड कैन हेल्प अस मतलब सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकता है। नन बट गॉड कैन हेल्प अस, ये मैंने बताया था। बट का मतलब कि बट के बाद जो आता है उसका मतलब है कोई नहीं, सिर्फ भगवान बचा सकता है, कोई नहीं पर भगवान बचा सकता है। एक्सक्यूज मी। ऑन ओनली ही कैन डू द सम, सिर्फ वो ही एक क्वेश्चन कर सकता है। नन बट ही कैन डू द सम, नन बट ही, कोई नहीं पर वो कर सकता है। अब या तो तुम बोलो सिर्फ वो कर सकता है, या तो तुम बोलो कोई नहीं पर वो कर सकता है। ठीक है, अब हम जाते हैं आगे। अगर लिखा हुआ है टू मतलब वो बहुत ज्यादा वीक है। ठीक है, अगर जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, ही इज टू वीक टू वॉक मतलब वो इतना ज्यादा वीक है कि वो चल ही नहीं सकता, वॉक करने के लिए वो बहुत वीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। हमने यहाँ पे ये जो टू वीक टू वॉक है उसको सो और दैट में चेंज कर दिया। he is so weak that he cannot walk. For example, she is too beautiful to be called ugly. She is too beautiful to be called ugly. So we can say that she is so beautiful that we cannot call her ugly. Okay, this is so easy, or this is too easy to be given in the paper. This is so easy that you cannot give it in the paper. तो जब अगर टू और टू का कॉम्बिनेशन आए तो हमें यूज करना है सो और दैट। अब हम आगे बढ़ेंगे। फॉर द लास्ट टाइम और नेवर। ठीक है, फॉर द लास्ट टाइम और नेवर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आई वॉर्न यू फॉर द लास्ट टाइम, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, या मैं ये कह सकती हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। आई वॉर्न यू फॉर द लास्ट टाइम, और आई कैन से आई शैल नेवर वॉर्न यू अगेन। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे कि आई एम ईटिंग दिस फॉर द लास्ट टाइम, आई विल नेवर ईट दिस अगेन मतलब आज तो है, बस आज जो है वो आखिरी है। ओके, दे केम हियर फॉर द लास्ट टाइम, वो आखिरी बार यहाँ पे आए थे। दे विल नेवर कम हियर अगेन। ठीक है, I cleaned my room for the last time. I will never clean my room again. Or I was confused in grammar. I am confused in grammar for the last time. I will never get confused in grammar again. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। अगर आपको कोई भी सुपरलेटिव डिग्री मतलब बेस्ट, वार्मेस्ट, स्मार्टेस्ट, ब्राइटेस्ट, ठीक है, अगर ऐसे वर्ड्स की बात हो रही है तब हम बोलते हैं इसे नो अदर। जैसे कि अरुण इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण अपनी क्लास का बेस्ट बॉय है।
इसको अब मैं कैसे बोल सकती हूँ, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज अरुण, इज एज गुड एज अरुण, मतलब कोई लड़का अरुण जितना अच्छा नहीं है। या तो मैं ये बोलूं अरुण सबसे अच्छा है, या तो मैं बोलूं अरुण जैसा कोई है ही नहीं, या तो मैं ये बोलूं मेरे स्टूडेंट्स सबसे अच्छे हैं, या मैं बोलूं मेरे स्टूडेंट जैसा तो कोई है ही नहीं। सो माई स्टूडेंट्स आर द बेस्ट, नो वन इज बेटर देन माई स्टूडेंट, और नो वन इज एज गुड एज माई स्टूडेंट्स, ठीक है। और no other student in the world is like my students, I mean anything like that. Next is Tendulkar is the best batsman in India, no other batsman in India is as good as Tendulkar, ठीक है। अब जैसे इसका एक और एग्जाम्पल बनाते हैं, that my mother is the best chef in the world, no other person is as good as my mother, or no other chef is as good as my mother. खत्म, समझ आया? चलो हम आगे बढ़ते। अब हम यहाँ पे जितने भी अभी हमने क्या रूल्स देखे हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के, ठीक है। ये अभी हमने देखे हैं सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव। इसको हम एक बार क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। ऑलवेज नेवर बन जाएगा और ऑपोजिट हो जाएगा वर्ब, समटाइम्स नॉट ऑलवेज बन जाएगा लेकिन वर्ब चेंज नहीं होगा, मस्ट कैन नॉट बट हो जाएगा, ऑल नो हो जाएगा और वर्ब अपोजिट हो जाएगा, फॉर गुड फॉर एवर हो जाएगा, फॉर एवर नेवर हो जाएगा और वर्ड चेंज हो जाएगा, एवरी नो हो जाएगा, लाइक एवरीथिंग इज पॉसिबल नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। वर्ब हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। हैव टू cannot but, you have to study, you cannot but study, ठीक है। as soon as, no sooner, so as soon as I met him he was awestruck, no sooner had I met him he was awestruck, that's it, no sooner had I met him then he was awestruck, many not a few, मतलब for example I have many friends, I don't have a few friends, a few not many, so I have a few friends, I don't have many friends, simple। अब हम जो अगला देखने वाले हैं यहाँ पे, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर मच है तो लिटिल, I love, like you know, there isn't much space here, there is a little space here, यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, यहाँ कम जगह है, there is not much space here, there is little space here, a little not much, देख लिया। only none but, only she loves me, none but she loves me, that's it। अब है only, अगर हम एज की बात करें, नॉट मोर देन और नॉट लेस देन, जैसे कि मैंने बात करी कि I have got only 2 apples, I have got only 2 apples, मैं नंबर की बात कर रही हूँ, I have got only 2 apples, मैं बोलूंगी I have not more than 2 apples, मेरे पास 2 एप्पल्स हैं, या मैं बोलूं मेरे पास 2 एप्पल्स से ज्यादा नहीं है, I have got only 2 apples, I haven't got more than 2 apples। अब है both and, और यहाँ पे है not only but also, so both Ram and Shyam are married, ठीक है, both Ram and Shyam are married। इसका क्या हो जाएगा, not only Ram but also Shyam is married। तो यहाँ हमने क्या किया, both maths and chemistry is interesting, not only maths but chemistry is also interesting, ठीक है। अब है for the last time, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि for the last time होता है तो उसको हम बोलते हैं never, for the last time I'm coming here, I will never come here again, for the last time I'm explaining to you, I'll never explain you again, but no, I'll always explain you, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री हम यूज कर चुके हैं और देन एनी अदर भी यूज कर चुके हैं। तो गाइज हियर वी आर डन विथ अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। अब हम ना कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, क्योंकि इतने सारे जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो जब हम सेंटेंसेस कर रहे थे तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम इनको एक्सरसाइज जब करेंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अ जिराफ इज टॉलर देन एन एलिफेंट, ठीक है, हमें असर्टिव से नेगेटिव में चेंज करना है। अ जिराफ इज टॉलर देन एन एलिफेंट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि जिराफ जो होता है वो एलिफेंट से ज्यादा बड़ा होता है, इसको हम लिखेंगे एन एलिफेंट इज नॉट एज टॉल एज जिराफ।
मतलब एलिफेंट जिराफ जितना लंबा नहीं होता। बहुत सिंपल है, एक एलिफेंट जो है, हमने बोला जिराफ एलिफेंट से लंबा होता है, एलिफेंट जिराफ जितना लंबा नहीं होता। दोनों ने एक ही बात कही। देखो, अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स, हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सुपरलेटिव डिग्री। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, जब सुपरलेटिव में आता है नो अदर मुगल एम्परर वॉज एज ग्रेट एज अकबर। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। श्याम इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे फिर हम यूज कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। श्याम पूरी क्लास में सबसे ज्यादा क्लेवर है, इसको अब हम क्या बोलेंगे, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज क्लेवर एज श्याम। ठीक है, क्या लिखा हमने, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज क्लेवर एज श्याम। मैं जब सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रही हूं तो मैंने क्या बोला, वो सबसे अच्छा है, अरे उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज करेंगे। अब है एवरीबडी वॉज प्रेजेंट। अब एवरीबडी का हम ऑपोजिट क्या लेंगे, नोबडी वॉज एब्सेंट, उल्टा कर दिया, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट, नोबडी वॉज एब्सेंट। अब है एज सून एज ही केम ही स्टार्टेड क्रिएटिंग ट्रबल। अब जैसे ही वो आया तो उसने ट्रबल क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। इसका क्या होगा, नो सूनर। एज सून एज का क्या ऑपोजिट था, नो सूनर डिड ही कम देन ही स्टार्टेड क्रिएटिंग ट्रबल। जैसे ही वो, मतलब वो आया भी नहीं था और उसने ट्रबल करना स्टार्ट कर दिया। नो सूनर डिड ही कम देन ही स्टार्टेड क्रिएटिंग ट्रबल। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सून एज वी हर्ड द गन शॉट्स वी रश्ड इनडोर्स। जैसे ही हमने गोलियों के चलने की आवाज सुनी, हम फटाक से अपने घर के अंदर भागे। अब यहां पे भी आ रहा है एज सून एज, इसका ऑपोजिट होता है नो सूनर। नो सूनर डिड वी हियर द गन शॉट्स देन वी रश्ड इनडोर्स। नो सूनर डिड वी हियर द गन शॉट्स देन वी रश्ड इनडोर्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फेल्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज। वो फेल हो गया फर्स्ट प्राइज जीतने में। इसका ऑपोजिट क्या होगा, ही डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। सिंपल, वो फर्स्ट प्राइज मतलब जीतने में नाकामयाब रहा, या ये बोलो वो नहीं जीता, दोनों ही सिंपल है। ही फेल्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, ही डिड नॉट विन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, अब क्या है, ओनली अ मिलियनायर कैन बाय सच एन एक्सपेंसिव कार। सिर्फ एक मिलियनायर ही इतना जो अमेजिंग एक्सपेंसिव कार है वो खरीद सकता है। अब इसका क्या होगा, ओनली के साथ हमने क्या यूज किया था, नन। ओनली के साथ आता है नन बट अ मिलियनायर कैन बाय सच एन एक्सपेंसिव। नन बट अ मिलियनायर, कोई नहीं लेकिन एक मिलियनायर खरीद सकता है। ठीक है, ओनली अ मिलियनायर की जगह क्या आ गया, नन बट अ मिलियनायर। ठीक है, अब है एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, एवरीवन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नो वन। ठीक है, अब इसका क्या होगा, अगर एवरीवन मेक मिस्टेक्स देयर इज नो वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। सिंपल। अब इसको तुम और कैसे बोल सकते हो, एवरीवन, नो वन इज परफेक्ट, नो वन मेक्स नो मिस्टेक्स, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसका क्या होगा चेंज, आई विल नेवर। ऑलवेज का ऑपोजिट क्या होता है, नेवर। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, आई विल नेवर फॉरगेट दिस। ठीक है, सो हियर वी आर डन विद दिस। अब आपके पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि हमको डिक्लेरेटिव सेंटेंस को चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अब ये हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो अब हमें देखना है, ये बहुत सिंपल है। जैसे है ही इज वेरी ओबीडियंट। अब अगर याद होंगे जब हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े थे तो कैसे होते हैं, या तो होता है व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, या हाउ लवली, ठीक है, या ओ यू आर सच अ स्वीट हार्ट, ओके, और यू कैन इवन से यू नो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। सो बेसिकली इस तरीके से ही आप एक्सक्लेमेटरी स्टार्ट करते हो। अब यही चीज हम यहां देखते हैं, ही इज वेरी ओबीडियंट। अब मैंने इसको क्या बोल दिया, मैं इसको ऐसे चालू करूंगी, हाउ ओबीडियंट ही इज, हाउ ओबीडियंट ही इज।
ठीक है। न्यूयॉर्क इज अ वेरी बिग सिटी, व्हाट अ बिग सिटी न्यूयॉर्क इज, और इसको हम कैसे लिखेंगे, व्हाट अ बिग सिटी न्यूयॉर्क इज, ओ क्या बड़ी सिटी है वो। यू सिंग वेरी वेल, अब इसका क्या कर दिया, हाउ वेल यू सिंग, यू सिंग वेरी वेल, हाउ वेल यू सिंग। अब देखो, इट वॉज अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, व्हाट अ स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। He is very brave. What a brave person he is. What a brave man he is. What a brave kid he is. और how brave he is. तो आप दोनों यूज कर सकते हो। अब आया you are very fortunate, मतलब तुम बहुत लकी हो, तो इसका क्या हो जाएगा, how fortunate you are. How fortunate you are. How fortunate you are. अब आता है next. She is a brilliant actor. अब इसको कैसे बोलेंगे हम, What a brilliant actor she is, और how brilliant she is. लेकिन बेटर क्या होगा, what a brilliant actor she is, क्योंकि हमने इसमें actor भी यूज कर लिया, what a brilliant actor she is. अब अगर वो बोल रहा है you are very kind, तुम बहुत kind हो, how kind you are. ठीक है, जब हम किसी की तारीफ करें, how kind you are, तो इस तरीके से हमने इन सेंटेंसेस को चेंज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे इंटरोगेटिव और असर्टिव सेंटेंस के साथ, कि आपने क्वेश्चन सेंटेंसेस को अब आपको क्या चेंज करना है। हमने पहले देख लिया पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब हमने देख लिया जो सिंपल सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी से सिंपल सेंटेंस। अब हम देखेंगे सिंपल से क्वेश्चन, क्वेश्चन से सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम क्या देखते हैं, इंटरचेंज ऑफ इंटरोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, मतलब पॉजिटिव और क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। पहला रूल क्या कहता है, एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी चेंज इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस बाय पुटिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। अब प्लीज इसको समझना, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्वेश्चन है She is my friend, समझो इस चीज को, she is my friend, इसमें मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, is। ठीक है, हम वर्ब्स पढ़ेंगे तब हेल्पिंग वर्ब्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी ये समझो कि is, एम, आर, is जैसे है, यहाँ पे has है, यहाँ पे is है, तो ये तुम्हारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। तुम्हें क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को इस सब्जेक्ट के आगे लेके चले जाओ। ठीक है, तो जैसे लिखा है शी इज माई फ्रेंड, अब मैंने क्या किया, उसको नेगेटिव किया, इजंट शी माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है, क्या वो मेरी दोस्त नहीं है, मतलब तुम वही बता रहे हो, इजंट शी माई फ्रेंड। जैसे आपने बोला अरे वो तो मेरी दोस्त है, अरे वो मेरी दोस्त नहीं है, मतलब ये नेगेटिव नहीं बोल रहे हो आप। जैसे कि मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं अच्छा खाना नहीं बनाती, तो इन अ वे यू आर जस्ट सेइंग दैट यस यू आर डूइंग इट। कैसे हम करेंगे, जैसे लिखा है ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट कर दिया, हैजंट ही फिनिश्ड हिज वर्क, और नेगेटिव किया, क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे शिफ्ट करके उसमें हमने नॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट करके हमने उसमें नॉट लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। जैसे कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इजंट ही वेरी इंटेलिजेंट, शी इज सो ब्यूटिफुल, इजंट शी वेरी ब्यूटिफुल, माई स्टूडेंट्स आर अमेजिंग, आर नॉट माई स्टूडेंट्स अमेजिंग, आरंट माई स्टूडेंट्स अमेजिंग। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये पहला रूल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रूल क्या है, एड अ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन, अभी कॉन्ट्रैक्शन समझो क्या होता है। जैसे मैंने लिखा इज नॉट, अब अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, इसको पास में लेके आना है, तो मैं क्या लिखूंगी, इज, ISN और T, एक अपॉस्ट्रोफी लगाया मैंने, और इसको कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मुझे लिखना है VR, ठीक है, तो मान लो मुझे लिखना है VR, इसको मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, इसको मैंने लिखा V, एक अपॉस्ट्रोफी लगाया और लिख दिया R, ठीक है। अब मान लो मुझे लिखना है हैज नॉट, तो अगर लिखना है मुझे हैज
नॉट, तो मैं इसको क्या करूंगी, हैज एन अपॉस्ट्रोफी एंड टी, ये बोलते हैं हम इन्हें कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, छोटा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जब भी आप क्या करोगे, एड अ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब इफ द असर्टिव इज पॉजिटिव एंड एड अ क्वेश्चन मार्क। अगर तुम्हारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन ऐड कर दो, अगर तुम्हारा क्वेश्चन नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्शन ऐड कर दो। कैसे, थोड़ा सा समझते हैं इसको। इधर नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको यहां समझते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? ओह माय गॉड, क्वेश्चन कहीं चला गया। टंग 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 टंग, अच्छा वो बाद में आएगा, सॉरी। चलो यही देखते हैं। जैसे दिस इज द हाउस दैट वी आर गोइंग टू बाय, ये वही घर है जो हम खरीदने वाले हैं। ये वो वही घर नहीं है जो हम खरीदने वाले हैं। समझो इसको, हिंदी में पहले समझो। ये वो घर है जो हम खरीदने वाले हैं। अरे ये वही घर नहीं है जो हम खरीदने वाले हैं। तो isn't this the house that we are going to buy? क्या किया मैंने? Isn't this the house that we are going to buy? और एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमारे पास रूल नंबर 3 है, रिमूव द नेगेटिव इफ द असर्टिव सेंटेंस इज इन द नेगेटिव एंड ऐड अ क्वेश्चन मार्क। अभी क्या था, क्वेश्चन पॉजिटिव था, मैं ये घर खरीदने वाला हूँ, क्या ये वही घर नहीं है जो हम खरीदने वाले हैं? ठीक है, तो मैंने नेगेटिव ऐड किया। अब मान लो कोई क्वेश्चन नेगेटिव है, जैसे कि दे आर नॉट रिच इनफ टू अफोर्ड दिस कार, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ये कार खरीद पाए। दे आर नॉट रिच इनफ टू अफोर्ड दिस कार। अब इसको हम क्या करा, हमने क्या किया, नॉट हम हटा देंगे, नॉट हमने हटा दिया और आर के साथ क्वेश्चन बनाया, आर दे रिच इनफ टू अफोर्ड दिस कार, क्या उनके पास इतना पैसा है कि वो कार खरीद पाएंगे? तो बेसिकली तुमने क्या बोला, अरे उन पास इतना पैसा नहीं है कि वो कार खरीद पाएंगे। अच्छा, इतना पैसा है जो कार खरीद पाएंगे। या हम बात एक ही कर रहे हैं, बस एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। ठीक है, जैसे कि दे आर नॉट गोइंग टू पास, आर दे गोइंग टू पास? सो क्वेश्चन सेम है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास रूल, अगर जो तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस है इट कंटेन्स द एडवर्ब नेवर, अगर तुम्हारे असर्टिव में नेवर आएगा तो हमें पता है कि हम उसको अपने क्वेश्चन में एवर कर देते हैं, नेवर एवर हो जाएगा। कैसे, आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा ये काम करने को। बोलो, कभी कहा था क्या ऐसा? क्या मैंने तुमसे कभी कहा था ये करने को? मैंने तुमसे कभी नहीं कहा। तो आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट, डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट? Did I ever ask you to do it? I never wore your dress. I never wore your dress. जैसे मैंने लिखा, I never wore your dress. तो अब इसको मैं क्वेश्चन में क्या बोलूंगी, Did I ever wear your ड्रेस? डिड आई एवर वेयर योर ड्रेस? ठीक है, आई नेवर एट चॉकलेट, आई नेवर एट चॉकलेट, मैंने चॉकलेट कभी नहीं खाई। डिड आई एवर ईट चॉकलेट? बस इसमें इतना याद रखना, जब मैं डिड यूज कर रही हूं तो मेरा जो वर्ब है अब मैं उसको पास्ट फॉर्म में नहीं लिखूंगी। आस्क्ड की जगह अब ये हो जाएगा आस्क, वोर की जगह ये हो जाएगा वेयर। ठीक है, क्योंकि मैं डिड यूज कर रही हूँ, उसमें ऑलरेडी डी लगा हुआ है, पास्ट फॉर्म ऑलरेडी उसमें चिपका हुआ है, और एक नहीं चाहिए अपन को, अति नहीं मचानी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द असर्टिव सेंटेंस कंटेन्स द एडवर्ब नो इट बिकम्स एनी इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसे हमारे पास लास्ट में क्या था, अगर हमारे पास नेवर था तो वो एवर बन गया। अब अगर नो है हमारे पास, अगर नो है तो वो एनी बन जाता है। जैसे कि देयर इज नो सेंस इन डूइंग दैट, इज देयर एनी सेंस इन डूइंग दैट? देयर इज नो सेंस इन डूइंग दैट, मतलब ये काम करने में तो कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा, इस काम को करने में कोई सेंस है क्या? कोई को बोलते हैं हम एनी। देयर इज नो सेंस इन डूइंग दैट, इज देयर एनी सेंस इन डूइंग दैट? ठीक है गाइस, सी अंडरस्टैंड, इस वीडियो को वापस लेके जाके 2-3 बार समझना। तुम्हारे पास नोटबुक है, उस नोटबुक में मेक कॉलम्स। ठीक है, कैसे कॉलम बनाओगे, यहाँ पे एक जगह लिखना असर्टिव, एक जगह लिखना नेगेटिव।
या एक जगह लिखना असर्टिव, एक जगह लिखना एक्सक्लेमेटरी, या एक जगह लिखना असर्टिव और लिखना इंटरोगेटिव, और अपने तरीके से जैसे लिखना, अगर यहाँ पे है नो तो नो के साथ लिख देना एनी, फिर एक सेंटेंस बना के हेल्प करना अपनी। क्यों? क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, ठीक है, और उस नए टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अब मैं इस डिस्क्रिप्शन, मतलब आपके पास डिस्क्रिप्शन जो है उसमें लिंक्स रहेगी विच विल हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, क्योंकि इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो देखो, अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, देन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ नॉट टफ। लेकिन अगर लगेगा कि बिना मेहनत किए आ जाए तो नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मोहन इज नॉट फुलिश इनफ टू बिलीव दीज लाइन्स। मोहन इज नॉट फुलिश इनफ टू बिलीव दीज लाइन्स। ये हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है। जब हमारा क्वेश्चन नेगेटिव होता है तो हम उसे पॉजिटिव कर देते हैं। इज मोहन फुलिश टू बिलीव दीज लाइन्स? इज मोहन फुलिश टू बिलीव दीज लाइन्स? नेक्स्ट देखते हैं। My father is not the oldest man in this society. My father is not the oldest man in the society. अब इसको मैं क्या बोलूंगी? Is my father the oldest man in this society? और is your father the oldest man in the society? मैंने क्या किया? Not हटा दिया और मैं अपने helping verb को सामने लेके चली गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The houses in the villages are smaller than those in the cities. The houses in the villages are smaller than those in the cities. इसके लिए मैंने क्या किया? अब मेरे को यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो यहाँ पे सिंपल aren't, अब मैं ये आर को लेके गई आगे, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है आर, तो aren't the houses in the villages smaller than those in the cities? सिंपल, अगर एक सिंपल सेंटेंस है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, अब आता है इंटरोगेटिव इनटू असर्टिव। इसके सेम अभी हमने जो पढ़ा है वही करना है, बस हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इज दिस द वे टू टॉक टू योर एल्डर्स? क्या ये तरीका है? सो तुम इसे क्या बोलोगे? दिस इज नॉट द वे टू टॉक टू योर एल्डर्स। इजंट ही ओल्ड इनफ टू मैनेज ऑन हिज ओन? क्या वो, मतलब जैसे अगर मान लो तुम्हारी मम्मा है, ठीक है, और उन्होंने देखा कि कोई एक छोटा बच्चा है, उसको उसकी मम्मा खाना खिला रही है, वो बड़ा हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स का हो गया, लेकिन उसकी मम्मा उसे खाना खिला रही है, या चलो छोड़ो वो 8th स्टैंडर्ड में, लेकिन अभी भी मम्मा उसको खाना खिला रही है, तो वो बोलेंगी इजंट ही ओल्ड इनफ टू ईट ऑन हिज ओन? मतलब इतना बड़ा नहीं हो गया ये अभी कि भाई अपने आप से खा ले। इसको अगर हमें सिंपल बोलना है विदाउट बीइंग sarcastic या ताने मारे बिना, तो हम क्या बोलेंगे? अरे वो बड़ा हो गया, खुद खा सकता है। He is old enough to manage on his own. ठीक है, अब देखो, isn't Mount Everest the highest mountain peak in the world? हम सिंपल बोलेंगे Mount Everest is the highest mountain peak in the world. ठीक है, will the sacrifice of our forefathers be wasted? तो इसका क्या होगा? The sacrifice of our forefather will not be wasted. Okay? So, अब यहाँ पे आपके लिए आती है एक एक्सरसाइज जिसमें आपके पास क्वेश्चन है, ऑब्वियसली दे आर सॉल्व्ड। ठीक है, जैसा नेहरू वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर, नेहरू की हर जगह इज्जत होती थी। अब इसको तुम्हें क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाओगे? उधर देखिए बिना, नेहरू वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर, अब इस वॉज को लेके जाओ आगे। वॉज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर? क्या नेहरू को हर जगह इज्जत नहीं मिलती थी? नन कैन अवॉइड इट। अब नन को ऑपोजिट क्या होता है? एनीवन। कैन एनीवन अवॉइड इट? नहीं, कोई नहीं इसको, मतलब कोई अवॉइड नहीं कर सकता। क्या कोई है जो अवॉइड कर सकता है? नन कैन अवॉइड इट। कैन एनीवन अवॉइड इट? अब देखो आगे, द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। सन कभी भी ईस्ट में सेट नहीं हो सकता। कैन सन, लाइक कैन, अब ये हो जाएगा कैन सन, नेवर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एवर। अभी हमने सीखा था नेवर का ऑपोजिट हो जाएगा एवर। कैन सन एवर सेट इन द ईस्ट? ठीक है, एवरीबडी नोज हिम, सब उसे जानते हैं। क्या सब उसे जानते नहीं है? डज एवरीबडी नॉट नो हिम? ठीक है, एवरीबडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम, सबको अच्छा लगता है नाम और शोहरत कमाना। डज एवरीवन नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम? डज एवरीवन नॉट लाइक टू अर्न name and fame? The earth is round, earth गोल है, is
द अर्थ नॉट राउंड? इज द अर्थ नॉट राउंड? क्या अर्थ गोल नहीं है? ठीक है। नो वन इज माइटियर देन गॉड, गॉड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। ठीक है। नो वन को ऑपोजिट क्या हो जाता है? एनी वन। इज एनी वन माइटियर देन गॉड? क्या गॉड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी कोई है? नो वाइज मैन विल बिहेव सो। अब नो का ऑपोजिट क्या होता है? एनी। नो का ऑपोजिट होता है एनी। नो वाइज मैन विल बिहेव सो, इसका हो जाएगा विल आएगा आपका आगे और नो बन जाएगा एनी। विल एनी वाइज मैन बिहेव सो? विल एनी वाइज मैन बिहेव सो? अब आता है लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ मैन ग्रेट। अगर किसी की उम्र बहुत लंबी है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी भी उतनी अच्छी है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा डज यहाँ आ गया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में से हम नेगेटिव हटा देंगे। डज लॉन्ग लाइफ मेक अ मैन ग्रेट? सिंपल। नेगेटिव सेंटेंस है, अपना हेल्पिंग वर्ब आगे लगाओ, पूरा सेंटेंस में से नॉट हटा दो और ऐसे का ऐसा चिपका दो। नो वन एवर सॉ अ ग्रेटर मिसफॉर्च्यून, किसी ने भी इससे खराब सिचुएशन नहीं देखी है। अब एवर का हो जाएगा नेवर, तो क्या हो जाएगा? डिड एनी वन एवर सी अ ग्रेटर फॉर्च्यून? और यू कैन इवन से दैट वी नेवर सॉ अ ग्रेटर मिसफॉर्च्यून। आप दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हाउ और व्हाट होता है तो हम वेरी यूज करते हैं। हाउ फुलिश आई हैव बीन वेरी फुलिश। व्हाट अ डेंजरस थिंग अ लिटिल नॉलेज इज, व्हाट अ डेंजरस थिंग अ लिटिल नॉलेज इज। तो इसको हमने क्या चेंज किया? वेरी। अगर हाउ या व्हाट से तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? वेरी। तो यहाँ हो जाएगा अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है। रूल 2 क्या होता है? अगर तुम्हारे सेंटेंस में विश आ रहा है, विश इज यूज्ड टू इंटरचेंज सेंटेंसेस विच स्टार्ट विद ओ वुड। मतलब अगर कोई भी सेंटेंस ऐसे स्टार्ट है ओ आई वांट टू डू दिस, या फिर वुड आई गेट टू डू दिस, तो उसको सिंपली तुम क्या बोलोगे? आई विश आई कुड डू इट। ठीक है। जैसे कि ओह दैट आई वर द चाइल्ड अगेन, oh that I was a child again, I wish that I was a child again, would that I had got success, I wish that I had got success। तो यहाँ पे क्या है, अगर ऐसे ये वर्ड्स है तो सिंपल विश लो और रिप्लेस कर दो, विश से सीधा सीधा रिप्लेस कर दो। देखो और हम एक देखते हैं, अगर तुम्हारे सेंटेंस में ऐसा आ रहा है अलास, ब्रावो, yippee, हुर्रे, तब आप क्या करोगे? इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। जैसे कि अगर लिखा है इट इज सैड, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, आप इन वर्ड्स को रिप्लेस कर दोगे। जैसे अगर अलास है तो इट इज अ मैटर ऑफ सैडनेस, अगर यहाँ पे हुर्रा है इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, अगर ब्रावो है तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। तो तुमको ये वर्ड्स को इट इज अ मैटर ऑफ के साथ रिप्लेस करना है। समझते हैं कैसे? अलास वी हैव लॉस्ट द बैटल, it is a matter of sadness that we have lost the battle. Hooray, we won! It is a matter of excitement that we have won the match. समझ आ रहा है? अब देखो sentences देखो, Hurrah! My sister has won the first prize. तो यहाँ पे मतलब ये खुश है, मेरी बहन जीत गई। Hurrah! It is a matter of joy that my sister has won the first prize. अब यहाँ पे क्या आ रहा है? ब्रावो, ब्रावो का आ जाएगा प्रेज। ब्रावो का मतलब है क्या बात है, शानदार काम किया। तो it is a matter of praise that you have secured the first position. ठीक है। अब हम इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। What a beautiful flower. Simply change करो, it is a beautiful flower. What a great victory. It is a great victory. How kind of you to help him like that. It is very kind of you to help him like that. अब assertive into exclamatory. He is truly noble. How noble he is. ये हम कर चुके हैं। This is indeed a pleasant surprise. What a pleasant surprise. It is an extremely delightful party. What a delightful party. ठीक है। अब यहाँ पे हमारे
जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, जो कि एक हैवी टॉपिक है, वो खत्म हो चुका है. इट इज अ पार्ट ऑफ योर 6th स्टैंडर्ड, 6th और 7th और 8th 9th में ये सबसे ज्यादा आता है. ठीक है guys, I hope you understood this. If there are any doubts, then please mention it in the comment box. जो भी डाउट होता है, try to practice a lot of sentences because that is the key. अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे तरीके से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कछु ना हो पाएगा. Okay, now it's time to have some vocabulary words as promised. So today we are going to discuss, though I'm very hungry, but the word is very tasty. अब मत बोलना अरे ये तो कितना टेस्टी है. इट इज सो टेस्टी, इट इज वेरी टेस्टी, इट इज एक्सट्रीमली टेस्टी. नो, बिकॉज वी हैव गॉट अमेजिंग वर्ड्स ओवर हियर. पहला वर्ड क्या है हमारा? माउथ वाटरिंग, मतलब मुंह में पानी आ जाना. अब कुछ एक्सप्रेशंस देखो. आई हैड अ माउथ वाटरिंग मील दिस इवनिंग. आज शाम को मैंने एक मस्त माउथ वाटरिंग मील खाया, मतलब मेरा जो खाना था वो एकदम मुंह में पानी लाने जैसा था. माउथ वाटरिंग. अब इसमें आप हाइफन यूज भी कर सकते हो और बिना उसके भी यूज कर सकते हो. ठीक है. देन द वर्ड इज डिलीशियस. डिलीशियस. ओके, डिलीशियस. यू मस्ट टेस्ट द डिलीशियस होम बेक्ड ब्राउन ब्रेड. तुम्हें ना घर की बनी हुई जो ब्राउन ब्रेड है ना वो टेस्ट करना चाहिए. यू मस्ट टेस्ट द होम बेक्ड ब्राउन ब्रेड. ठीक है, द डिलीशियस होम बेक्ड ब्राउन ब्रेड. अब है स्क्रम्शियस. टेस्टी का एक और वर्ड क्या होता है? स्क्रम्शियस. मम्मा, व्हाट अ स्क्रम्शियस गाजर का हलवा यू हैव मेड. माय मम्मा मेक्स अमेजिंग खीर. नो, माय मम्मा मेक्स स्क्रम्शियस खीर. और you know, my dad, if he makes something, or I make scrumptious pizza. Scrumptious मतलब I couldn't take my eyes off the scrumptious chocolate cake. So उस birthday party में there was this amazing chocolate cake. Okay, chocolate was oozing out and I could not take my eyes off that scrumptious chocolate cake. फिंगर लिकिंग गुड. दिस तो वी नो. फिंगर लिकिंग मतलब इतना टेस्टी कि बस उंगलियां चाटते रह जाओ. द पिज्जा वॉज फिंगर लिकिंग गुड. ओके. अब है एपिटाइजिंग. एपिटाइजिंग. एपिटाइजिंग का मतलब बहुत टेस्टी. द एपिटाइजिंग अरोमा ऑफ चॉकलेट ब्राउनी विथ हॉट सिरप इज एंटाइसिंग. मेरे मुंह में पानी आ गया. सो जस्ट मतलब एपिटाइजिंग अरोमा मतलब वो जो एकदम टेस्टी माउथ वाटरिंग यमी अरोमा आता है जब एक सिजलिंग हॉट ब्राउनी के ऊपर चॉकलेट सिरप डलता है. एंड देन यू टेक योर फोक और उसके ऊपर थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम या चॉकलेट आइसक्रीम डाल लो. एंड देन यू टेक योर स्पून, हैव अ बाइट. कैसा हो जाएगा वो? एपिटाइजिंग, स्क्रम्शियस, यमी. फ्लेवरसम. अब फ्लेवरसम यूजुअली जैसे क्या होता है जिसमें बहुत सारे अमेजिंग फ्लेवर्स होते हैं, जैसे बिरयानी हुई या साउथ इंडियन फूड हुआ या लेट्स से यू नो थाई फूड हुआ. तो उसमें क्या होता है, आप यू कैन फील द डिफरेंट फ्लेवर्स. ठीक है. तो उसमें क्या है, साउथ इंडियन मसाला डोसा इज एन इनक्रेडिबली रिच एंड फ्लेवरसम डिश. तो आप डिश को, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं. ओके. अब नेक्स्ट जो हमारे पास वोकैबुलरी वर्ड का सेट है वो क्या है? वेरी डर्टी. जैसे कि मम्मा बोलती है आह योर रूम. ठीक है. अब तुम्हारे रूम के लिए हम कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे. फिल्दी, एक्सट्रीमली डर्टी. कितने लोगों के रूम्स फिल्दी होते हैं? जल्दी बताओ. दिस कारपेट इज फिल्दी. ओह योर डॉग इट्स सो फिल्दी. और यू कैन से व्हाट अ फिल्दी माउथ पर्सन. नाउ फिल्दी माउथ मतलब क्या होता है? जो हमेशा गंदी बातें करता है. ठीक है. अब है ग्राइमी. ग्राइमी मतलब वेरी डर्टी. ग्राइमी का मतलब भी वेरी डर्टी. कैसे यूज करेंगे? शी फेल्ट ग्राइमी फ्रॉम द नाइट स्वेट्स. अब वो रात से अपने कपड़ों में थी, 2 दिन से उसने नहाया नहीं था, तो शी फेल्ट ग्राइमी यू नो बिकॉज शी वॉज स्टिल इन हर स्वेट्स. और सपोज आप जिम से आओ, ठीक है, या आपने बहुत खेला ऊपर से लेके नीचे तक पसीना आ रहा है और वैसे ही सो गए. यू आपको तो नहीं लगेगा, मम्मा को बहुत लगता है. तो शी वॉज फीलिंग ग्राइमी. योर मॉम विल फील ग्राइमी इफ यू विल नॉट टेक अ शावर. Unsanitary. Unsanitary is a very good word that you can use. Unsanitary मतलब इतना dirty कोई
जिसकी वजह से डिसीजेस हो रही है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, यू शुड रीलोकेट फ्रॉम दैट अनसैनिटरी एरिया। मतलब होते हैं ना कुछ एरियाज जहाँ पे गार्बेज डंप होता है, या लेट्स से वहाँ पे कुछ पॉट होल्स वगैरह हैं जिसकी वजह से वहाँ मॉस्किटोज फ्लाइज बहुत हैं, तो वो एक अनसैनिटरी एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रबी। ग्रबी मतलब कोई चीज़ इतनी गंदी है कि उसको धोने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, ओ माई कार लुक्स ग्रबी, मतलब मेरी कार इतनी गंदी हो रही है ना कि इसको धोने की ज़रूरत है। या थ्रो दोज ग्रबी शर्ट्स अवे। अच्छा, ये जो मैंने डायलॉग लिखा है ना, ये मेरी मम्मा मुझे बोलती है, अपनी ना वो गंदी शर्ट्स को फेंक दे, ठीक है। थ्रो दोज ग्रबी शर्ट्स अवे। और व्हाट अ ग्रबी डेनिम यू हैव। मेसी मतलब वेरी अनटाइडी। सो ऑल दोज मेसी पीपल आउट देयर, make sure that your room is not a mess anymore. Okay, her room was so messy, guys. So here we have got 10 new vocabulary words, और मुझे फटाफट इनके sentences चाहिए। मेरे को देखना है कि मेरे स्टूडेंट्स कितने अमेजिंग तरीके से sentences फॉर्म कर रहे हैं। अब देखते हैं हम कुछ pronunciation tips। पहला वर्ड क्या है, बोल के बताओ। तुम लोग बोलो, कैसे बोलोगे? इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, नो, इसमें इंटरेस्टिंग, ये ग भी नहीं सुनाई देता और ये वाला ट भी नहीं सुनाई देता, ठीक है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, दैट्स इट, इंटरेस्टिंग। तो आपका जो पूरा जो आप अपना फोर्स दोगे वो दोगे इस पे, ओ इट वाज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है। सेकंड है कोम, टोम। अब ये देखो, कोम्ब और बॉम्ब, जैसे अपन बोलते हैं कोम्ब या बॉम्ब, इसमें लास्ट का भी सुनाई नहीं देगा। इट हैज टू बी कोम और बॉम्ब। और ये जो होता है इसे बोलते हैं टूम। टोम्ब नहीं बोलते, इसे बोलते हैं टूम। नेक्स्ट इज, मैं ब्रेकफास्ट करके आ रही हूँ। कितने लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट? तो उसमें फास्ट जैसा कुछ नहीं, इट हैज टू बी ब्रेकफास्ट। हाउ वुड यू से इट? ब्रेकफास्ट। ओके। एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि बहुत सारे लोग मिसस्पेल करते हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के सुने हैं। इट्स सिंपल, रेस्टोरेंट, 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 दैट्स इट, ठीक है। रेस्टोरेंट ब्रिटिश में बोलते हैं रेस्टोरेंट्स, और अगर आप अमेरिकन बोलोगे तो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। लेकिन आपका बाकी इसको आप एम्फसाइज नहीं करोगे। रेस्टोरेंट, 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 से इट, रेस्टोरेंट। सो वी आर डन फॉर दिस, वी आर डन विथ सेंटेंसेस, वी आर टोटली डन विद इट। अभी इसमें एक चीज बची हुई है, क्वेश्चन टैग्स, जो कि हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो गाइज लेट्स बिगिन विद आवर जम्बल्ड सेंटेंसेस। सो हियर what I have done is, मैंने phrases, छोटे छोटे phrases जो होते हैं उनको already segregate कर लिया और ऐसे ही questions आएंगे, ठीक है। Played many games in India are। अब इसमें क्या होता है, पहले आप देखो कि आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। जम्बल्ड और अनजम्बल्ड में पहली चीज़ समझो कि आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। प्लेड तो हो नहीं सकता, many games नहीं हो सकता, और मतलब गेम्स एक बार के लिए हो सकता है, और इंडिया हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। रेड हो जा भाई। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, इन इंडिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से हमारा सेंटेंस फॉर्म हो सकता है। अगर हम इन इंडिया आर प्लेड मैनी गेम्स नहीं होगा, मैनी गेम्स आर प्लेड इन इंडिया साउंड्स करेक्ट। तो आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया आपका मैनी गेम्स, और सब्जेक्ट के बाद मतलब ये जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो एक बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है सेंटेंस का, एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, उसको ट्राई करना फॉलो करो। जब अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको जम्बल्ड से, मतलब जम्बल्ड से अनजम्बल करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो मैनी गेम्स, फिर आपने अपना वर्ब यूज़ किया आर प्लेड, ये आपका वर्ब हो गया आर प्लेड, और इन इंडिया हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट नहीं, मोस्ट पॉपुलर गेम्स द क्रिकेट एंड फुटबॉल आर। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपका सब्जेक्ट दिख रहा है हमको, क्रिकेट एंड फुटबॉल, इसके बाद आएगा वर्ब मतलब आर, ठीक है।
अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आएगा। अब जब दिख रहा है मोस्ट पॉपुलर गेम्स द, तो इसको अरेंज करेंगे आर द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। तो क्या आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे? पहले आप अपना सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, फिर वर्ब को रखो और उसके बाद सेंटेंस को अरेंज करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, अब है मोर पॉपुलर क्रिकेट इज हॉकी देन। अब यहाँ पे देखो आप लोग को क्या देखना है, मोर पॉपुलर मतलब आप किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो यहाँ पे मोर पॉपुलर। जब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करेंगे एडजेक्टिव्स की, उसके बाद तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो मोर पॉपुलर मतलब तुम कंपेयर कर रहे हो, यहाँ 2 गेम्स के नाम दिए हुए, 2 स्पोर्ट्स के नाम दिए हुए। ठीक है, सो क्रिकेट इज ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम स्टार्ट करेंगे क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन हॉकी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन द रोड साइड प्लेड क्रिकेट इज इवन। सो यहाँ पे क्या लिखा है? ऑन द रोड साइड। जो छोटे छोटे फ्रेजेस है उनका मतलब समझने की कोशिश करो। ऑन द रोड साइड, रोड साइड के मतलब रोड के साइड में प्लेड खेला जाता है क्रिकेट, क्रिकेट इवन मतलब भी, तो क्रिकेट रोड साइड में भी खेला जाता है। क्रिकेट इज इवन प्लेड ऑन द रोड साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंट रिलीजन्स पीपल ऑफ पीसफुली लिव हियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? डिफरेंट रिलीजन्स पीपल ऑफ पीसफुली लिव हियर। लिव हियर जो है ये आपका क्या है? ये है आपका वर्ब। लिव रहना, ये आपका वर्ब है। क्या हो रहा है? रहना। अब कौन रह रहा है, कैसे रह रहे हैं? पीसफुली रह रहे हैं, तो इसको तो अपन बाद में ले लेंगे। तो पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर पीसफुली, तो वर्ब आएगा और वर्ब के बाद आएगा आपका कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, जिन्हें एक्चुअली हम एडवर्ब कहते हैं, बाद में समझेंगे उस बात को। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव हियर पीसफुली। अब है स्पोकन हियर देयर आर लैंग्वेजेस मेनी। ठीक है, अगेन ये है आपका वर्ब क्योंकि इसमें आ रहा है आर। ठीक है, एंड यहाँ पे सॉरी आर, ये आपका एक वर्ब दिख रहा है अपन को, एंड यहाँ पे आ रहा है स्पोकन हियर, तो यहाँ पे आएगा आपका देयर आर मेनी लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। आर वर्ब आ गया, अब उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा। देखो कभी या तो सब्जेक्ट समझ आएगा या वर्ब समझ में आएगा, और उसके बाद आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वेरी रिच इंडिया इज कल्चर इन। अब इज है तुम्हारा वर्ब। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट हुआ तुम्हारा इंडिया। इंडिया इज ओके, इंडिया क्या है? वेरी रिच इन कल्चर। ठीक है, तो आई होप ये हो गया। सिर्फ 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गुड मैथ्स बोथ आर एट। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिख रहा है आपको मैथ्स। ठीक है, लेकिन यहाँ है वर्ब आपका आर। अब यहाँ पे मैथ्स बोथ आर गुड एट नहीं, तो यहाँ कैसा आएगा? बोथ आर गुड एट मैथ्स, दोनों मैथ्स में अच्छे हैं। ओके, रोहित इन इंग्लिश वेरी गुड इज। सो सब्जेक्ट क्या है? अगर रोहित, वर्ब है इज, रोहित इज एडजेक्टिव वेरी गुड इन इंग्लिश। ठीक है, अब ना जम्बल्ड वर्ड्स के साथ क्या होता है, जैसे जैसे आप एक एक पार्ट ऑफ स्पीच करते जाओगे, जैसे अभी हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग्स और नाउन्स। ठीक है, तो जैसे आप नाउन्स पढ़ोगे, फिर प्रोनाउंस पढ़ोगे, एडजेक्टिव समझ में आएगा, एडवर्ब समझ में आएगा, इनकी प्लेसिंग कैसे होती है समझ में आएगा, उसके बाद तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाएंगे। तो अभी अगर टेंशन हो रहा है तो उसे टेंशन मत दो, लोड मत लो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सेंटेंसेस का हमारा लास्ट पार्ट बचा है और एक और क्वेश्चन बचा है जिसे मैं भूल गई। तो राघव गॉट बेटर सो मार्क्स हैप्पी हिज, राघव गॉट बेटर मार्क्स सो ही इज हैप्पी। ठीक है, सो बट अगर ऐसा आता है तो समझ लो कि ये जॉइनिंग होते हैं, तो कंजंक्शंस जब हम करेंगे तब ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फाइनली क्वेश्चन टैग्स में। और क्वेश्चन टैग्स क्या है? हमारे सेंटेंसेस, जो हमारा सेंटेंस टॉपिक है उसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं?
मैं अगर सिंपल कुछ सेंटेंसेस बताऊं तो तुम फर्स्ट आई थी नहीं, और तुमने खाना खा लिया नहीं, और आप मुझसे बहुत प्यार करते हो है ना। तो ये जो लास्ट में नहीं ना है ना, ये होते हैं क्वेश्चन टैग्स। जैसे कि अगर यहाँ पे अभी मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। यू आर अ स्टूडेंट आंट यू, अरे तुम स्टूडेंट हो नहीं क्या। अब क्या है इसमें, एक सिंपल सी बात समझने आनी है। अगर तुम एक पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हो तो एक नेगेटिव टैग लगा दो, अगर तुम एक नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हो तो एक पॉजिटिव टैग लगा दो, ठीक है। जैसे कि तुम अच्छे हो नहीं क्या, तुम बुरे हो, या फिर तुम अच्छे नहीं हो है ना। ऐसा कोई बोलेगा तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए, दैट्स इट। अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम नेगेटिव टैग चिपका देंगे, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो हम पॉजिटिव टैग चिपका देंगे, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन टैग्स को तमीज से अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आंट यू, इजंट शी और आंट वी, ये जो होते हैं, एंड ये आपके सेंटेंसेस को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ठीक है। they are mainly used in speech when we want to। जब हम बात करते हैं, when we are talking, especially जब आपके conversation होते हैं तब आप यूज़ करते हो, ठीक है। अब क्यों यूज़ होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है। they confirm that something is true or not, or to encourage a reply from the person we are speaking to। तो हमारे क्वेश्चन टैग हम यूज़ क्यों करते हैं कॉन्वर्सेशन में। अगर जैसे आपको कोई बात पता लगानी है कि वो सच है या झूठ है, जैसे कि अरे वो तो चली गई थी नहीं क्या, वो तो नहीं गई थी है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब आप एक तो आपको सच्चाई पता लगानी है कि आखिर बात क्या थी, आखिर हुआ क्या था। आंटियाँ ऐसी बड़ी बात करती हैं, अच्छा वो तो हुआ था ना नहीं क्या, ऐसी वाली बातें। दूसरी चीज़ होती है जब आप सामने वाले को चाहते हो कि वो कोई रिप्लाई करे। अगर आप सिंपल एक स्टेटमेंट दे दोगे वो तो चली गई थी, तो क्या हुआ, बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन अब आप चाहते हो कि जो सामने वाला बंदा है वो कुछ रिप्लाई करे, ठीक है। आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, बताओ बताओ मुझे आखिर क्या माजरा है। तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे आपका पर्पस सॉल्व हुआ। कैसे, क्वेश्चन टैग्स यूज़ करने से। क्वेश्चन टैग्स आर फॉर्म्ड विद द ऑक्सिलरी और modal verb from the statement and the appropriate subject। अब यहाँ पे हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे कि isn't, is, am, are, was, were, has, have। अब modal verbs होते हैं आपके must, can, could, should, ये सारे, ये हम समझेंगे, अभी लोड मत लो। लेकिन इन वर्ड्स के साथ आप इन्हीं वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हो नॉट के साथ, ठीक है। उन्हें कहते हैं हम क्वेश्चन टैग्स। अब जैसे यहाँ देखते हैं, ये इमेज ब्लर्ड लग रही है शायद। अ क्वेश्चन टैग इज अ स्मॉल क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। अब जैसे मैंने बताया था, अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसमें आप एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगा दोगे। कैसे, यू आर अ स्टूडेंट। अब जब तुम लिख रहे हो यू आर अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। देर इज नथिंग लाइक डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, नो, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, आर है, ठीक है। अब इस आर को यहाँ पे लास्ट में लगाओ एक कॉमा, और इस आर को कॉन्ट्रैक्शन करो नॉट के साथ, मतलब ये हो जाएगा आर एन टी, ठीक है। आर नॉट, आर्नट शी। और इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट है यू। उस सब्जेक्ट को लास्ट में लगा दो आर्नट यू और एक क्वेश्चन मार्क। इसको हम एक बार और समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा जगह, यहाँ पे देखते हैं। कभी भी मैं कोई भी सेंटेंस अगर बोल रही हूँ, ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड गाइज, आई थिंक वी शुड यूज अ स्लाइड। अगर मैं बोल रही हूँ आई एम अ स्टूडेंट, अगर मैंने बोला आई एम अ स्टूडेंट, अब यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब है एम। मेरा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मेरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो मुझे अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो यहाँ पे मैं कॉमा करूँगी इसको
ये हेल्पिंग वर्ब जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और एम का बन जाता है एंट, और ये एंट आई, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस सारी लिस्ट आई विल प्रोवाइड यू। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं हमें कैसे लिखना है। अब जैसे मैंने बोला शी हैज़ फीवर, अगर मैं बोल रही हूँ शी हैज़ फीवर, ठीक है, मुझे इसका बनाना है कॉन्ट्रैक्शन, तो मैं इस फुल स्टॉप को बनाऊंगी कॉमा, ये है मेरा हेल्पिंग वर्ब, ये जाएगा यहाँ पे, और हैज़ नॉट, ठीक है, हैज़ नॉट कैसे लिखते हैं, एन अपॉस्ट्रोफी और टी, और मेरा सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है मेरा शी, और ये शी जाएगा मेरा हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैज़न्ट शी, और आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या करना है मुझे सिर्फ देखना है पहली चीज़ मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेरा सब्जेक्ट क्या है। हेल्पिंग वर्ब मैं लेके गई, उसके साथ मैंने फिट किया नॉट, और उसके आगे लगाया सब्जेक्ट विद अ क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। दिस इज हाउ आई हैव टू फॉर्म माई क्वेश्चन टैग्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर मुझे दे आर परफॉर्मिंग, दे आर परफॉर्मिंग, अब मैंने बोला वो परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले बताओ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मेरा दे, ठीक है। अब मेरा वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है मेरा आर, ठीक है, तो ये गया, ये बना मेरा कॉमा, हेल्पिंग वर्ब गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आर, इसके साथ फिट करेंगे हम नॉट और सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे, आरंट दे, और लग गया एक क्वेश्चन मार्क, ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। अब ये हुए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में जहां पे मैंने नेगेटिव लगाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है, जैसे कि मैरी इजंट अ टीचर और स्वाति इजंट अ टीचर, मैं कोई नेगेटिव स्टेटमेंट जब बोल रही हूँ उसके बाद मैं पॉजिटिव टैग लगाऊंगी। चलो एक बार और यहाँ पे देखते हैं। मैंने बोला स्वाति इजंट, ठीक है, इजंट मतलब ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है, इज नॉट, ठीक है। स्वाति इजंट अ टीचर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा जो पूरा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पे एक बड़ा सा नॉट दिख रहा है, इसका मतलब मेरा जो सेंटेंस है वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है मुझे, इसको मैं बनाऊंगी कॉमा, ठीक है। मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, इजंट, और मेरा सब्जेक्ट क्या है, स्वाति, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा हेल्पिंग वर्ब मतलब मेरा सेंटेंस नेगेटिव था, मैं हेल्पिंग वर्ब को पॉजिटिव करूँगी। यहाँ पे सिर्फ आएगा इज नॉट नहीं आएगा, इजंट नहीं आएगा, और स्वाति, इजंट स्वाति नहीं बोलूँगी। अब स्वाति के लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, प्रोनाउन स्वाति की जगह मैं लिखूँगी शी, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल, इजंट शी, और आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो अशोक इज नॉट स्लीपिंग, ठीक है। जैसे कि अशोक इज नॉट स्लीपिंग, अगर ये मेरा सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आ गया है मेरा वर्ड नॉट। अब मुझे अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना है तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं देखूँगी मेरा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट है अशोक, और मेरा इसमें वर्ब क्या यूज़ किया है मैंने, मेरा वर्ब यूज़ किया है मैंने इज़। लेके जाओ अपने वर्ब को यहाँ पे इज़। अब अशोक के साथ शी तो लग नहीं पाएगा, है ना, ही आना चाहिए, तो इज़ ही करके अपन लगा देंगे एक क्वेश्चन मार्क, और अपन को पता चल जाएगा कि अशोक जो है वो सो रहा है या नहीं सो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू इट। अब हम जाते हैं वापस अपनी स्लाइड में और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। जैसे जैक इज फ्रॉम स्पेन, यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो मैंने लिखा इजंट और जैक की जगह मैंने लिखा ही, ठीक है। मैरी कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे आया है आपका वर्ब
कैन, जो कि एक मॉडल वर्ब है, तो कैन की जगह हो जाएगा कांट और मैरी की जगह आ जाएगा शी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन टैग्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यू आर अ स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, ठीक है। अब अगर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब आर है, इसको आप नेगेटिव टैग बनाओगे, आर के साथ आ जाएगा आरंट यू, ठीक है। ही इज वेरी बिजी, तो हेल्पिंग वर्ब है इज, तो आ जाएगा इजंट ही। अगर वॉज है, he was happy, wasn't he? They were surprised, weren't they? You speak English, don't you? Okay, अब एक चीज़ और समझने वाली बात है कि मान लो अगर आपके पास वर्ब है ही नहीं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस अभी पढ़ा, you speak English। अब मुझे इस सेंटेंस में मेरे पास एक हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, अब मैं किस चीज़ को आगे लेके जाऊंगी? तब हमारे जो 3 मैजिकल वर्ड्स हैं वो आएंगे हमारे काम में। कौन कौन से थे? एक है हमारा डू, और एक होता है हमारा डज, और एक होता है डिड। अब ये जो आपके डू और डज हैं, ये आते हैं, ये यूज़ होते हैं हमारे प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में, ठीक है। और सिर्फ जो आपका डिड होता है वो यूज़ होता है आपके कोई भी स्टेटमेंट जिसमें आप पास्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें भी क्या चीज़ है कि अगर मैं डू की बात कर रही हूँ तो ये यूज़ होता है प्लूरल के साथ, बहुत सारे लोग हैं, और अगर मैं डज की बात कर रही हूँ तो ये होता है यूज़ सिंगुलर के साथ, ठीक है, ये यूज़ होता है सिंगुलर के साथ। तो अब यहाँ पे, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि ये जो है मेरे पास जो ऊपर सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में यू स्पीक इंग्लिश, यू मेरा सिंगुलर है या प्लूरल है? एक ही बंदे की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, जैसे मैं आपकी बात कर रही हूँ, तो यू स्पीक इंग्लिश, आप एक ही हो, तो यू जो है यहाँ पे इसके साथ मुझे यूज़ करना पड़ेगा डू, इसीलिए क्योंकि आई और यू के साथ हमेशा डू यूज़ होता है, ठीक है। मतलब बेसिकली हम हमेशा आई और यू को बहुत इज्जत देते हैं, इंग्लिश में ना बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, तो आई और यू के साथ देखना, आप हमेशा आई के साथ भी हैव यूज़ करोगे और यू के साथ आप कभी भी हैज़ या इज़ यूज़ नहीं करोगे, सो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यू के साथ मेरा हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो मुझे डू यूज़ करना है, तो यू स्पीक इंग्लिश, मैं लगाऊंगी यहाँ कॉमा और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डोंट, और मेरा सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे डोंट यू एंड अ क्वेश्चन मार्क। अगर इसी की जगह ये यू नहीं होता, सपोज ये यू नहीं होता और यू की जगह होता है यहाँ पे शी स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है, अगर ये होता शी स्पीक्स इंग्लिश तो फिर हम क्या करते? इंग्लिश भाई, इंग सब मिटता ही जा रहा है, हाँ, इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे शी स्पीक्स इंग्लिश, शी सिंगुलर है और शी के साथ हम यूज़ करेंगे डज। शी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? शी के साथ हम यूज़ करेंगे हम डज। तो क्या हो जाएगा, ये आएगा कॉमा और ये डज वर्ब जाएगा यहाँ पे, जिसके साथ हम ऐड करेंगे नॉट, और आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे डजंट शी विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अंडरस्टूड दिस मच? अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब आपको यूज़ करना पड़ेगा डू या डज, और अगर मान लो पास्ट फॉर्म में है तो डिड, डू डज या डिड, अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो, ठीक है। सो अब हम वापस एक बार अपनी स्लाइड में जाते हैं। तो अब है यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू, ही स्टडीज स्पेनिश, अब ही के साथ आएगा डजंट, डजंट ही, यू स्टडीड फॉर द टेस्ट, तुमने टेस्ट के लिए पढ़ाई की थी, अब ये पास्ट टेंस है, पास्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? डिड, सो डिडंट यू। तो अब है यू हैव स्टडीड ऑल वीक, अब यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो है हैव, हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैव,
हैवंट यू, यू हैड अराइव्ड। अच्छा ठीक है, अब एक बार हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें समझने वाले हैं एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से। जैसे कि यू आर गुड, यहाँ पे मेरे पास एक हेल्पिंग वर्ब है जो है आर, तो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा आरंट यू, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। अब अगर मैंने लिखा यू स्पीक इंग्लिश, अगर मैंने लिखा यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यू के साथ लगेगा डोंट, डोंट यू, और आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे मेरे पास होगा यू हैव स्पोकन इंग्लिश, तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरा जो है वर्ड क्या है, हैव, हेल्पिंग वर्ब मेरा है हैव, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा हैवंट यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर मैंने लिखा शी हैज डांस्ड वेल, ठीक है, शी हैज डांस्ड वेल, लेके गई मैं अपना कॉमा हैजंट शी। अब अगर मान लो मेरा सेंटेंस होता शी स्लेप्ट, शी स्लेप्ट मतलब वो सो गई, शी स्लेप्ट। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, वर्ब को देखो समझ में आएगा, वो मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, तब आएगा डिडंट शी, क्वेश्चन मार्क, शी हैज स्लेप्ट, शी स्लेप्ट, डिडंट शी। अगर यहाँ पे मैं लिखती शी इज स्लीपिंग, इजंट शी, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि जब आपके पास कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो आप नेगेटिव टैग यूज़ करते हो, और जब कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है तो आप पॉजिटिव टैग यूज़ करते हो, ठीक है। ये रहे हमारे पास नेगेटिव में, लाइक दे आर नॉट फनी, आर दे, तो यहाँ पे इसमें से नॉट हटा के उसको पॉजिटिव टैग बना दिया। ही शुड नॉट से थिंग्स लाइक दैट, शुड ही, अगेन हमने इसको पॉजिटिव टैग बना दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमारे पास और एग्जाम्पल्स हैं जहाँ सारे नेगेटिव टैग्स यूज़ किए, मतलब नेगेटिव वर्ब्स थे और हमने बनाया पॉजिटिव टैग। जैसे कि यू आर नॉट अ टीचर, आर यू, ही इजंट क्रेजी, तो यहाँ पे क्या होगा, इज he was not relaxed, was he, they were not late, were they, you don't speak French, do you did not study for the test, did you have not been here all week, have you had not done it before them, तो यहाँ पे आ जाएगा had you, सब में से not हटा के सिर्फ वर्ब को आगे लगा देना, ठीक है। You won't fail the exam, will you? You can't drive a car, can you? You couldn't do it for me, could you? We must not say anything, must we? You shouldn't be so busy, should you? You wouldn't stop me, would you? ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे आपके जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें आपने नेगेटिव को हटा के पॉजिटिव टैग्स लगा दिए, दैट्स इट। यही क्या क्या समझा है हमने कि अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस है उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम एक नेगेटिव टैग यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें पॉजिटिव टैग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बार हम फटाक से समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास एक सिंपल सेंटेंस है लाइक वाओ, ओके, अगर मेरे पास एक सिंपल सेंटेंस है, जैसे कि मेरा सेंटेंस है यू आर प्रिटी, ठीक है, मैंने एक सिंपल सेंटेंस बनाया है यू आर प्रिटी, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका मेरे को एक नेगेटिव टैग बनाने के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, आर, उसके साथ ऐड करना पड़ेगा नॉट का कॉन्ट्रैक्शन,
मैं उसके साथ ऐड कर रही हूँ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो है N' और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेरा सब्जेक्ट आरंट यू और मुझे लगाना पड़ेगा एक क्वेश्चन मार्क। अगर इसी के साथ मेरा मान लो एक नेगेटिव सेंटेंस होता जैसे कि यू आर नॉट प्रिटी, ठीक है, अगर मान लो एक नेगेटिव सेंटेंस होता यू आर नॉट प्रिटी, अब ये तो नेगेटिव है तो मुझे इसके साथ लगाना पड़ेगा एक पॉजिटिव टैग। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉमा लगाओ, अपना जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यहाँ पे लिखो आर यू और बस क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट, ठीक है। ये तो हमें तब यूज़ करना है जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब जैसे मान लो यू स्पीक वेल, यू स्पीक वेल। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब मैं क्या करूँगी, यू के साथ जाता है जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो डू, तो यहाँ पे हो जाएगा डोंट, सब्जेक्ट है मेरा यू और मैंने लगा दिया एक क्वेश्चन मार्क। और अगर मान लो इसमें नेगेटिव होता जैसे कि यू डोंट स्पीक वेल, यू डोंट स्पीक वेल, तब मुझे सिर्फ इतना करना होता, मेरा क्या है इधर पे डोंट लिखा है मतलब डू नॉट, व्हाट इज डोंट, डोंट इज डू नॉट, डोंट इज डू नॉट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है डू, बस मुझे यहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब लिखना है, पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब along with my subject and a question mark. You don't speak well, do you? ठीक है, यहाँ क्या किया है मैंने सिर्फ जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब उसको मैंने लिखा along with my subject, ठीक है। एक और चीज़, अगर मेरे पास मोडल वर्ब्स हैं, मोडल वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि होता है मस्ट या हुआ शुड और या हुआ हैव या हुआ कैन और कुड, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं अगर ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं तो क्या हो जाएगा मस्ट नॉट यू, मस्ट नॉट यू, और मस्ट नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम, मस्ट और नॉट, ठीक है। शुड नॉट का क्या आएगा, शुड और नॉट, ठीक है, हैवंट, कांट, कुडंट, ठीक है। और अगर मान लो ये नेगेटिव है जैसे कि यू मस्ट नॉट डू दिस, मस्ट यू, यू शुड नॉट डू दिस, शुड यू, दैट्स इट, ठीक है। ये हमने समझा था लास्ट वीडियो में, और अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो लास्ट वीडियो देखो क्योंकि उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कुछ एक्सरसाइजेस जिससे हमारे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज लेट्स बिगिन। Complete the sentences with the correct question tags. Mr. McGuinness is from Ireland. अब first thing, who is my subject in this sentence? Mr. McGuinness. Now, if it is a Mr. McGuinness, मतलब he आएगा या she आएगा? Obviously यहाँ पे क्या आएगा? He आएगा. What is my verb? मेरा verb है is. मेरा sentence positive है या negative है? My sentence is a positive sentence, तो यहाँ पे आ जाएगा isn't he along with a question mark, ठीक है। Second sentence देखते हैं, the car is not in the garage, the car isn't in the garage. What is my helping verb here? First of all, is my sentence positive or negative? I have got a negative sentence, why? Because is not आ रहा है तो मेरा सेंटेंस नेगेटिव हुआ, मेरा हेल्पिंग वर्ब है इज नॉट, और मेरी जो सब्जेक्ट है वो कार है। कार, जब भी आप कोई नॉन लिविंग थिंग की बात करते हो तो ही और शी तो लगाओगे नहीं, क्या लगाओगे, इट, क्या लगाओगे आप, इट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इट, सिंपल आ जाएगा इज इट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हम एक पॉजिटिव टैग यूज करेंगे। यू आर जॉन, अब यहाँ पे आ जाएगा पहले मेरा नेगेटिव टैग और उसके साथ सब्जेक्ट आरंट यू अलॉन्ग विद अ क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है। शी वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे, अब पहली चीज़
क्या यहाँ पे आपके पास सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मेरा सेंटेंस पॉजिटिव है। मेरा सेंटेंस में मेरा वर्ब क्या है? वेंट। मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेरे पास मेरा मेन वर्ब है, वो है वेंट। मतलब मैं बात कर रही हूँ पास्ट टेंस की। और अगर मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ और मेरे पास कोई वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जो हेल्पिंग वर्ब मुझे यूज़ करना पड़ेगा वो हो जाएगा डिड। पॉजिटिव सेंटेंस है तो लगा दो इसमें नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, और सब्जेक्ट है मेरे पास शी, तो ये हो जाएगा डिडंट शी और एक क्वेश्चन मार्क। कितना समझ में आया? ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। शी वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे। ठीक है, पहली चीज, सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सेंटेंस पॉजिटिव है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड नॉट ओवर हियर। मेरा वर्ब कौन सा है? मेन वर्ब। मेन वर्ब नहीं, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। मेन वर्ब क्या है? वेंट। वेंट मतलब चली गई, गई। तो वेंट अगर है तो इसका मतलब मैं पास्ट टाइम की बात कर रही हूँ, और क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो हम या तो यूज़ करते हैं डू या हम यूज़ करते हैं डज या डिड, और सिर्फ डिड होता है जो कि पास्ट टेंस के लिए होता है। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? शी वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे, और आ जाएगा तुम्हारा पास्ट का डिड। क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है इसमें यूज़ करेंगे नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, और आ जाएगा मेरा सब्जेक्ट डिडंट शी विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डोंट वरी, अगर अभी भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं तो आगे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। पहली चीज़ ये बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है बिकॉज यहाँ पे आ रहा है नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है मेरा? ही। तो अगर नेगेटिव है इसे पॉजिटिव कर दो तो ये क्या हो जाएगा? डिड। ठीक है, नॉट हटा दिया और ही, डिड ही, और बस क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर्स हैं। मिस्टर मैगनस इज फ्रॉम आयरलैंड, इजंट ही। इज का उल्टा हो गया इजंट, मैगनस के लिए आ गया ही। द कार इजंट इन द गैरेज, इजंट का उल्टा हो गया इज, कार की जगह आ गया इट। यू आर जॉन, आर का उल्टा हो गया आर नॉट, यू आ गया यहाँ पे विद अ क्वेश्चन मार्क। शी वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे, अब यहाँ पे वेंट पास्ट टेंस है इसलिए हमने लिखा डिडंट शी। लास्ट, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी, डिड ही, यहाँ से डिड का पॉजिटिव लिखा हमने क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, और सब्जेक्ट आ गया हमारा ही। ठीक है, अब हम और क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कार्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट, कार्स पॉल्यूट द एनवायरमेंट। अब इतना समझो यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेरा सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं है, और मेरे पास यहाँ पे पास्ट भी नहीं, प्रेजेंट का सेंटेंस है, एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, डिक्लेरेशन हो रहा है एक सिंपल सा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी? अब क्या मैं डज लगाऊंगी या डू लगाऊंगी? क्या लगाऊंगी मैं? मुझे लगाना पड़ेगा डू, क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो इसीलिए मैं लगाऊंगी यहाँ पे डोंट। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो मुझे नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। अब कार है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग मतलब इट, लेकिन क्या एक कार है? नहीं, कार्स लिखा है तो हम इट की जगह यूज करेंगे दे, आर डोंट दे विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर प्रिचर्ड हैज़ बीन टू स्कॉटलैंड रिसेंटली। सब्जेक्ट, पहले तो मुझे बताओ सब मेरी जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कोई नेगेटिव वर्ड दिख रहा है? नहीं, सो इट इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरी चीज, हैज़ है मेरा वर्ब और मिस्टर प्रिचर्ड है मेरे सब्जेक्ट, उनकी जगह आ जाएगा ही। ठीक है, प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैजंट, हैजंट ही। ठीक है, पॉजिटिव को नेगेटिव किया मैंने और अपना प्रोनाउन लगा दिया सब्जेक्ट की जगह पे, दैट्स इट।
द ट्रिप इज़ वेरी एक्सपेंसिव, द ट्रिप इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ये जो ट्रिप है ये बहुत महंगा है, नहीं क्या? ठीक है, तो ट्रिप इज़ वेरी एक्सपेंसिव पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब है मेरा इज़, तो लगा दूंगी मैं इज़न्ट, और ट्रिप एक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब आप ट्रिप जो है इसको वो तो बोल नहीं सकते ना कि कोई पर्सन है, आप इट्स अ एब्स्ट्रैक्ट थिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा इज़न्ट इट विद अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ही वोंट टेल अ लाई, वोंट मतलब होता है विल नॉट, वोंट का मतलब होता है विल नॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही वोंट टेल अ लाई विल ही, क्योंकि मेरा नेगेटिव सेंटेंस है तो मुझे एक पॉजिटिव टैग यूज करना पड़ेगा। ही वोंट टेल हर, ही वोंट टेल हर, वोंट मतलब होता है विल नॉट, जिसमें से हमने नॉट को हटा दिया, बचा विल ही क्वेश्चन मार्क। लास्ट, यूग हैड अ रेड कार, यूग हैड अ रेड कार, यहाँ पे क्या है, हैड, सेंटेंस कैसा है मेरा, पॉजिटिव, तो मैं कर दूंगी हैड को हैड नॉट, और यूग की जगह आ जाएगा ही और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो इनके आंसर्स हम आगे देख लेते हैं। कार्स पोल्यूट द एनवायरनमेंट, डोंट दे, प्लीज समझो कि यहाँ पे कार्स प्लूरल है, इसीलिए मैंने यूज किया है दे। मिस्टर प्रिचर्ड हैज़ बीन टू स्कॉटलैंड रिसेंटली, तो हैज़ की जगह आ गया हैज़न्ट, और मिस्टर प्रिचर्ड की जगह आ गया ही। द ट्रिप इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इज़न्ट इट, तो इज़ की जगह आ गया इज़न्ट, और द ट्रिप की जगह आ गया इट। ही वोंट टेल हर, वोंट की जगह आ गया विल, और ही आ गया आपका यहाँ पे। यू हैड अ रेड कार, हैड की जगह आ गया हैड, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना हैडंट ही या डिडंट ही, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो गाइस, अब हम लोग एक काम करने वाले हैं, वैसे तो पूरा समझ लिया है, मुझे लगता है कि एक चीज़ हमको समझनी चाहिए, और जो अभी मैं लिखवा रही हूँ वो आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़, अगर मुझे क्वेश्चन टैग्स बनाने हैं तो मुझे पहली चीज़ देखनी है कि मेरा जो सेंटेंस है, ठीक है, मेरा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहली चीज़, जब आपको समझ में आ जाए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको समझ में आ जाएगा, आपका टैग जो होगा वो उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपका टैग क्या होगा, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका टैग क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड चीज आप देखोगे, थर्ड, आप उसके बाद आप क्या देखोगे, आपका वर्ब, ठीक है, आपका वर्ब। अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब को देखोगे, ठीक है। अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तब का बता रही हूँ, सिर्फ सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव कर दो, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को पॉजिटिव कर दो, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इफ नो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब हम यूज़ करेंगे डू, या तो डस या तो डिड, जिसमें से डू और डस ये आपका होता है प्रेजेंट के लिए या तो फ्यूचर के लिए, ठीक है, और आपका जो डिड होता है वो हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, ठीक है, ओके। डू यूज़ होता है आपका आई, यू और प्लूरल के साथ, डज यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के साथ, मतलब जहां हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे चाहिए कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, बहुत अच्छे से बैठ जाए। और लास्ट में आप देखोगे आपका फोर्थ पॉइंट होता है आपका सब्जेक्ट। आप देखोगे आपका सब्जेक्ट कैसे यूज़ करना है।
अगर आपका सब्जेक्ट जो है ही लिखा है, यू लिखा है, आई लिखा है तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट में आप कभी नाम नहीं लिखते, आप हमेशा प्रोनाउन यूज़ करते हो। नाउन की प्लेस में जो यूज़ होता है, जैसे स्वाति की जगह आएगा शी, अखिलेश की जगह आएगा ही, और अगर मान लो राम एंड श्याम है तो उसकी जगह आएगा दे। ठीक है, तो उस तरीके से अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसकी जगह आएगा इट, अगर बहुत सारे पेन्स हैं या बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो उनकी जगह आएगा दे। तो आपको सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज़ करना है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है। ठीक है, तो एक बार हम इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, प्लीज़ सारा अटेंशन यहाँ पे। क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए पहले देखो सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर क्या देखोगे, अगर इसका मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव टैग होगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव टैग होगा। फिर आप देखोगे आपका वर्ब, अगर तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है तो पॉजिटिव कर दो। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम यूज़ करेंगे डू, डज और डिड, जिसमें डू और डज होते हैं हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए, सिर्फ डिड होता है जो कि आपका पास्ट के लिए यूज़ होता है। डू होता है आई, यू और सारे प्लूरल के लिए, डज यूज़ होता है ही, शी, इट और सारे सिंगुलर के लिए। ठीक है, और लास्ट में आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्या देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो आपका क्या है, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, उसका प्रोनाउन यूज़ होगा, नाम कभी यूज़ नहीं होगा, सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा आपका प्रोनाउन। लाइक स्वाति इज टीचिंग, इजंट शी आएगा। सब्जेक्ट में देखो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू दिस। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये 4 चीज़ें दिमाग में होंगी, टैग्स में कभी कोई इश्यू नहीं होंगे। एंड एज प्रॉमिस्ड अब हम जा रहे हैं हमारी वोकैबुलरी वर्ड्स की तरफ। ठीक है, आज का जो हमारा वोकैबुलरी वर्ड है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड बिकॉज द वर्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अब जब आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना हो ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप, ऑन स्नैपचैट, तो don't say wow you look so beautiful, oh you look extremely beautiful. I'm going to give you some amazing words which can flatter anyone. What did I just say? Flatter. Flatter का मतलब किसी का भी मन पिघला सकता है, मतलब एकदम किसी को भी घायल कर सकता है। ठीक है, पहला वर्ड जो हम समझने वाले हैं वो है adorable. Adorable हमने बहुत बार सुना है, cute और pretty तो हमें पता है। ठीक है, अब क्यूट और प्रिटी तो मतलब गानों में भी बहुत सुना है। अडोरेबल मतलब कोई इतना अट्रैक्टिव है कि इट्स वेरी इजी टू लव द पर्सन। ठीक है, कोई इतना अट्रैक्टिव है, जैसे कि हम बच्चों के लिए कहते हैं यूजुअली दैट वाओ कितना अडोरेबल है, मतलब आप बच्चों को देखते हो आपका मन कर जाता है कि उसके साथ खेलो, उसे गोदी में लो। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल किड्स हियर, वरना गोदी में लेना इज़ नॉट वेरी ईजी। तो यहाँ पे अडोरेबल, अब हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे दोज किड्स आर अडोरेबल। अब किसी बंदे के लिए यूज़ करना है तो यू कैन से वाओ यू हैव सच एन अडोरेबल स्माइल, ओ यू लुक अडोरेबल। ठीक है, मम्मा को बोल सकते हो, लाइक सपोज शी इज़ वेयरिंग अ साड़ी समडे, तो आप बोलो कि वाओ मम्मा यू लुक अडोरेबल। इसके साथ बहुत सारे और आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, आप इनको डिस्क्राइब कर रहे हो नाउन को। You look so cute in that cap. You have got a pretty smile there. अरे you have got a pretty smile there too. अब है next word, alluring. Alluring क्या होता है? Alluring का मतलब होता है attractive in a way that it is not easy to understand or explain. मतलब मैं क्या बताऊँ कि तुम कितनी beautiful लग रही हो, मेरे पास words नहीं है। ठीक है, it's not easy कि भाई कैसे हो सकता है कोई इतना beautiful. So that is an alluring. एल्यूरिंग जो है, योर एल्यूरिंग स्माइल मेल्ट्स माई हार्ट, मतलब तुम्हारी स्माइल इतनी प्रिटी है दैट इट मेल्ट्स माई हार्ट। नेचर्स एल्यूरिंग ब्यूटी इज़ इनकम्पेरेबल। जब आप पहाड़ों में जाते हो, झरनों के पास जाते हो, यू गो टू द रिवर्स और माउंटेन्स और कश्मीर और हाँ ओके, सो दैट एल्यूरिंग ब्यूटी इज़ इनकम्पेरेबल। ओके, या वो जो बारिश की जो सबसे पहली जो खुशबू आती है, जो मिट्टी की खुशबू आती है जब बारिश होती है, उस खुशबू के आगे दुनिया के सारे परफ्यूम्स आर इनकम्पेरेबल बिकॉज दैट अल्यूरिंग स्मेल इज़ वाओ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एंजेलिक और डिवाइन। अब ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एंजेलिक मीन्स
You are comparing a person with an angel. Divine means you are comparing a person with that of a goddess. कि तुम एक अप्सरा जितनी खूबसूरत हो. It's not at all required that you use all these words only for girls. ठीक है, आप एंजेलिक जैसे आप बोल सकते हो, आप राइटिंग के लिए बोल सकते हो. अगर आप एंजेलिक बोल सकते हो, आप पेंटिंग्स, आप पोर्ट्रेट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो. तो यू हैव टू यूज इट. मेक श्योर दैट यू आर वेरी क्रिएटिव. आप जैसे इसके सेंटेंसेस बताओगे तो प्लीज मुझे ऐसे सेंटेंस मत बताओ, शी इज एंजेलिक, यू आर एंजेलिक. नो, ट्राई टू बी क्रिएटिव, ट्राई टू यूज अ लॉट ऑफ वर्ड्स. ठीक है. माई टीचर हैज एन एंजेलिक स्माइल बट अ ड्रेडफुल टेम्पर. मतलब मेरी टीचर जो है उनकी स्माइल तो एकदम एंजेलिक है, लेकिन उनका जो गुस्सा है वो बहुत खतरनाक है. What a divine experience. इसके बाद लगेगा एक exclamation mark. What a divine experience. Suppose you went for a mountain trek, जहाँ पे आप पहाड़ों में हो, all snow capped mountains, rivers and clouds आपके नीचे हैं, and you are feeling like wow, it is a divine experience. Amazing it is. Next word is bewitching or enchanting. Bewitching मतलब कोई इतना प्रिटी है, एकदम जादू की तरह. ठीक है, एज इफ कोई जादू है, मैजिकल. एन्चैंटिंग मतलब किसी ने जैसे आपके ऊपर कोई जादू कर लिया हो. जैसे होता है ना, सपोज वो मूवीज़ में दिखाते हैं, जैसे कोई आया एंड बंदे ने देखा और मुंह खुला का खुला रह गया. दैट इज बीविचिंग, एन्चैंटिंग. ठीक है. पावरफुली अट्रैक्टिव लाइक मैजिक. अब इसके लिए हम कैसे एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं. He kept looking at the bewitching portrait. एक बहुत अमेजिंग सी पोर्ट्रेट बनी हुई है. कोई मतलब मान लो पेंटिंग है या किसी का स्कल्पचर है, मतलब कोई अच्छी सी कोई भी किसी भी तरीके के मान लो फ्लावर्स हैं, कुछ भी है. सपोज यू वेंट टू अ गार्डन फुल ऑफ ट्यूलिप्स और रेड रोसेस. क्या बोलोगे? इट्स bewitching. मतलब जादू जैसा खूबसूरत लग रहा है. She is enchanting with a bewitching smile. अब what did I do here? I have used two words together. She is enchanting with a bewitching smile. Charming. Charming आप लड़कों के लिए भी यूज़ करते हो. ठीक है. Very pleasant or attractive. He has a charming smile. Simple. अब है next word classy or elegant. Suppose you want to comment on some like women जो कि आपकी कुलीग हैं. ठीक है, या वो आपकी कोई आंट हैं, लेकिन आप बेसिकली आप बहुत फॉर्मल होके बोलना चाहते हो. एंड शी इज़ वेयरिंग अ ड्रेस और मे बी अ साड़ी, और उनका घर की बात कर रहे हो आप, तो यू कैन से यू हैव गॉट एन एलिगेंट हाउस, यू हैव गॉट अ क्लासी हाउस, और यू हैव गॉट एन एलिगेंट गार्डन. ठीक है. एलिगेंट ई से स्टार्ट हो रहा है, एन एलिगेंट आएगा क्योंकि वोवेल यूज़ कर रहे हैं हम, तो एन आर्टिकल आएगा. शी विल लुक एलिगेंट इन ब्लैक. जैसे कि आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, यार तुम ना ब्लैक में बहुत एलिगेंट लगोगी. एक्सक्विसिट. एक्सक्विसिट कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कितना डेलिकेट काम है, जैसे कि देयर इज़ अ साड़ी और देयर इज़ अ ड्रेस और देयर इज़ अ ज्वेलरी जिसमें बहुत ही बारीक काम किया गया है. एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट. बोलोगे दे वर एक्सक्विसिट ज्वेल लाइक पोर्ट्रेट्स. ठीक है. और यू कैन से वाओ योर साड़ी इज़ like I love the exquisite work of your sari, or I love the exquisite detailing of your painting. Exquisite का मतलब होता है जहाँ पे बहुत ही बारीक काम किया गया है, डेलिकेट काम किया गया है. ठीक है. रेडियंट. रेडियंट मतलब शाइनिंग, ग्लो कर रहे हो. जैसे आप बोलोगे वाओ व्हाट अ रेडियंट मॉर्निंग. जैसे कि आज की सुबह कितनी खूबसूरत है, कितनी ग्लोई है, कितनी अमेजिंग है. व्हाट अ रेडियंट मॉर्निंग. इट इज़ अ बर्ड विथ रेडियंट ग्रीन एंड रेड प्लमेज. मतलब एक बर्ड है जिसमें ना, जैसे कुछ बर्ड्स होती है ना जिनकी जो नेक होती है वो एकदम अलग से ब्लू चमक रही होती है, आप बार बार उनको देखना चाहते हो, उनमें ग्लिटर जैसी फील आती है. ठीक है. अब है स्टनिंग. एक्सट्रीमली इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव. शी लुक्ड स्टनिंग. गाइज एंड गर्ल्स ऑफ कोर्स, टू कॉम्प्लीमेंट समवन, इफ यू आर यूजिंग द राइट वर्ड्स, देन आप सामने वाले को फ्लैटर कर दोगे. ठीक है. इट्स वेरी ईजी टू प्लीज समवन, क्योंकि वैसे आज की डेट में कोई तारीफ नहीं करता. और अगर आपने दिल से किसी की तारीफ की यूजिंग द बेस्ट ऑफ द वोकैबुलरी वर्ड्स, देन इट इज़ वेरी ईजी टू प्लीज समवन. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू कॉम्प्लीमेंट, ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स. द वर्ड्स आर
adorable, cute, pretty, and alluring, angelic, divine, bewitching, enchanting, charming, classy, elegant, exquisite, radiant and stunning. ठीक है, सो अब आते हैं हम हमारी लास्ट चीज़ पे जो है कुछ प्रोनाउंसिएशन टिप्स. दो चीज़ें हैं, समझो. फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे डेजर्ट और डिजर्ट. अब हम जब एक रेगिस्तान की बात करते हैं तब उसकी स्पेलिंग होती है DESERT, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं डेजर्ट. ज का प्रोनाउंसिएशन आता है. रेगिस्तान की बात कर रहे हैं. जब मैं खाने की बात कर रही हूँ, जो हम खाने के बाद मीठा खाते हैं, जिसे हम कहते हैं डिजर्ट. डिजर्ट, वहाँ पे ज का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, स का आता है. डिजर्ट, डिजर्ट. ठीक है. दूसरा होता है जब आप कभी जाते हो, आपको वो लोग बिल और जैसा देते हैं, रिसीट देते हैं. रिसिप्ट नहीं देते, पी इज साइलेंट. आपको देते हैं रिसीट. रिसीट देते हैं वो आपको. ठीक है. नेक्स्ट इज जब आपके ऊपर उधार होता है, उधार को कहते हैं हम डेट. DEBT को डेब्ट नहीं कहते, उसे हम कहते हैं डेट. अब आज तो खैर वेडनेसडे नहीं है, लेकिन वेडनेसडे कभी नहीं होता. ठीक है. हम कहते हैं वेडनेसडे. डी साइलेंट होता है, वेडनेसडे. एंड लास्ट है, आप किसी को जब बेरी करते हो, बरी नहीं करते. प्लीज़ याद रखो, कभी भी आप बरी नहीं करोगे, आप करते हो बेरी. बेरी करोगे आप. ठीक है. So these were some of the pronunciation tips. I hope you enjoyed the session. I'm going to see you in my next video where we are going to talk all about nouns. ठीक है. Nouns, noun के types, उनका formation कैसे होता है, cases पढ़ने वाले हैं हम, everything about nouns. So right from the beginning till the advanced stage. So guys, hope you enjoyed. कोई भी doubt होता है comment करो. I'm going to see you in my next video. तब तक के लिए stay tuned, stay connected, take care of yourselves. Bye.